लुसेंट का दूसरा चैप्टर प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिस काल का विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। संस्कृत और बर्तन, मालवा काला तथा लाल, बुर्जहोम धूसर, जोखे लाल, दक्षिण नवपाषाण चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जिसका प्राप्ति स्थल अतिरमपक्कम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोहिलडेहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवा कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी में मिला है। नोट: भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता तीसरा चैप्टर है सिंधु सभ्यता। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकांगे डोर जो बलूचिस्तान में अवस्थित है। पूर्वी पुरा स्थल हिडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है तथा दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में अवस्थित है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों के
स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखी गड्ढी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयाती वस्तुएं और प्रदेश, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टीन अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्त मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नाना कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक रिंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहंदड़ो में मिली हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता के सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्यो उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना,
पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपाड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के लिए रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता वर्ष स्थिति। जैसे हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वर्ष 1921 ईस्वी पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राखाल दास बनर्जी वर्ष 1922 पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित है। चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार वर्ष 1931 सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बीबी लाल एवं बी के थापर 1953 ईस्वी राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खननकर्ता फजल अहमद वर्ष 1953 सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में स्थित है। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खननकर्ता रंगनाथ राव वर्ष इसका है 1953 और 1954। गुजरात का कठियावाड़ा जिला में स्थित है। रोपड़ सतलज नदी उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा वर्ष इसका हो गया 1953 से 1956। पंजाब का रोपड़ जिला लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रंगनाथ राव 1956 में भी इसका खुदाई हुआ था। वर्ष 1962 में भी हुआ। गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा इसका उत्खनन करता है। वर्ष 1958 ईस्वी। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला सुतकांगे डोर दासक नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खननकर्ता अंग्रेज थे। अंग्रेज ऑरेंज स्टाइल और दूसरा अंग्रेज थे जॉर्ज डेल्स। वर्ष इसका 1927 एवं 1962 है। 2 बार यहाँ हुआ था उत्खनन। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के तट के किनारे स्थित है। बनवाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट वर्ष 1974। हरियाणा का हिसार जिला धौलावीरा इसका उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। वर्ष 1990 से 91 तक। गुजरात के कच्छ जिला। वैदिक सभ्यता
चौथा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ। एक में ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा वर्ष पूर्व के में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सुत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। दिशा उत्तर वैदिक शब्द, राजा का नाम। पूर्व उत्तर वैदिक शब्द था प्राची, राजा का नाम था सम्राट। पश्चिम प्रतीची, राजा का नाम स्वराष्ट्र। उत्तर उदीची, राजा का नाम विराट। मध्य राजा। दक्षिण राजा का नाम भोज। पूरब दुर्गपति एवं अस्प जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट: ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांग की संख्या 6 है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वे वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में सब अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गागरी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था या वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। एक में वास, दूसरा अधिवास, तीसरा उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े की नीवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रावर्तक इनके चावर्क थे। योग, पंतजलि, सांख्य, कपिल,
न्याय गौतम, पूर्वी मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन, वैशिक वैशेषिक कनाद या उलूप। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं घृत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्य ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनॉट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ: प्राचीन नदी, आधुनिक नदी। कुर्ब, आधुनिक में इसका नाम कुरुम है। कुब्भा काबुल, बितस्ता झेलम, आस्किनी चिनाव, परुष्णी रावी, सतुद्री सतलज, बिपाशा ब्यास, सदानीरा गंडक, दृष्टधती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ऋग्वैदिक कालीन और देवता। ऋग्वैदिक कालीन देवता संबंध इसका क्या था? इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहलाते थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। कौन कहलाते हैं? वरुण। घौ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता थे घौ। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजू से यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्राकृतिक पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। वह
विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट: वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की है।